वेलकम टू शम्मी फिरोज़ा। पेश खिदमत है एक और कहानी। कहानी भी सच्ची है और इसके किरदार भी सच्चे हैं, मगर पहचान गायब है। पहचान के लिए हम डाल लेते हैं इसमें खुद को और ऑब्जर्व करते हैं कि अपनी ख्वाहिशें, अपने मंसूबे किस तरह नचाते हैं इंसान को और वो कैसे फंस जाता है एक कश्मकश में जिसको नफसियाती बीमारी बनते देर नहीं लगती। आइए सुनते हैं कैसे। मैंने बहुत मस्त मौला जीवन जिया है। 2 भाई और 2 बहनों में से सबसे छोटा हूँ। सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ाई की। मैं महँगे प्राइवेट कॉलेज में एमबीए करने गया। पिताजी ने नहीं, मेरे बड़े भाई ने मेरी एमबीए की फ़ीस दी थी। क्योंकि पिताजी को बिज़नेस में घाटा हुआ और फिर मेरे बड़े भाई ने घर चलाने के लिए पढ़ाई छोड़कर पार्टनरशिप में बिज़नेस कर लिया। मेरी बहनें भी बड़ी थीं, स्कूल टीचर थीं, तो मेरी सारी फ़रमाइशें पूरी होती। मुझे टेंशन बहुत जल्दी हो जाती थी शुरू से ही। जैसे एक बार एमबीए करने के बाद एक बिजनेस पार्टनरशिप डील की मैंने। बिजनेस प्लान बहुत बढ़िया था, सबको पसंद आया और मेरे भाई की रेपुटेशन अच्छी थी, तो लोगों ने फटाफट इन्वेस्ट करने की सोची। शाम तो अच्छी निकल गई, लेकिन रात को सारा सिनेरियो सोचकर मैं घबरा गया। वो जो रात मुझको बड़े अदब से सलाम करके चला गया, उसे क्या खबर मेरे दिल में भी कभी आरज़ुए गुनाह थी। अहमद मुश्ताक का ये शेर मुझे याद आ रहा था। 8 इन्वेस्टर्स रेडी हो गए, 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, और फिर मुझे ही सारा काम सिरे लगाना होगा। मीटिंग, ट्रैवलिंग्स, फ़ोन कॉल्स, मोल भाव, लोगों को रिक्रूट करना। ये भगवान! इतना काम हो जाएगा कि मैं आराम से बैठ भी नहीं पाऊँगा और खाना खाना भी मुहाल हो जाएगा। क्योंकि इतने लोगों को और उनके पैसे की ज़िम्मेदारी को, नफ़े नुकसान के ज़िम्मे को कैसे निभाऊँगा? न बाबा ना, मैं फँस गया। इतना काम और मैं तो घुटन से मर जाऊँगा। बचपन से ही मुश्किल काम मुझसे नहीं होते थे। मैं टेंस हो जाता था और काम बीच में ही छोड़ देता था। मेरे बड़े भाई-बहन सब ज़िम्मेवारी ले लेते थे और मैं फ्री। मैंने कहा ना, मैंने बहुत मस्त जीवन जिया है। मुझे शॉपिंग का बहुत शौक रहा है। मेरे शौक मेरे जुनून भी बन जाते होते हैं। आप मानोगे? लॉकडाउन में मैंने 70,000 के मास्क ही मास्क खरीद लिए थे ऑनलाइन। मैं मेंटली स्ट्रांग या ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ शुरू से। इसलिए मैं डरता हूँ कि मैं ज़्यादा कमा भी नहीं सकता ज़िंदगी में। मैं बहुत आलसी हूँ। 80% मेरा काम करने को मन नहीं करता। मेरा दिल जब कहेगा तभी उठूँगा बिस्तर से, चाहे नींद खुल जाए। मुझे लेटे रहना, आराम करना बहुत पसंद है। मैं लेटे रहने के लिए काम टालता रहता हूँ। भगवान का दिया एक वरदान है मेरे पास। मैं एक अच्छा चित्रकार हूँ और एक अच्छा चाटुकार कवि भी। स्कूल में सुबह की न्यूज़ में पढ़ता था। मुझ में तारीफ का एक हुनर भी है। मैं किसी को भी तारीफ करके इम्प्रेस कर सकता हूँ। मैंने अपने स्कूल की तारीफ में एक कविता लिखी थी। न सिर्फ उसको मैंने मॉर्निंग असेंबली में कई बार पढ़ा, बल्कि वो कविता बच्चों को याद करवाई गई। एनुअल फंक्शन में हर साल वो कविता बोली जाती और स्कूल मैगजीन में भी हर साल छपती थी। मैं किसी का भी स्केच देखकर बना सकता था। मेरे टीचर्स बहुत खुश होते जब मैं उनका स्केच बनाकर एक छोटी सी कविता उनकी तारीफ के साथ फ्रेम करवाकर भेंट करता। मेरे मार्क्स अच्छे लग जाते थे। अजीब सा एक गुरूर भी था मुझे अपने इस हुनर का। एमबीए करने के बाद जब मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकी। क्यों? क्योंकि बिना अप्रोच के नौकरी मिलती नहीं। ढकोसला है सब की नौकरी मेहनत से मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी मिलती है पैसे से या अप्रोच से। एक दिन मुझे एक आइडिया सूझा। मैंने अपने हल्के के बाहुबली एमपी का सुंदर सा रूपदार स्केच बनाया। एक गजब की कविता साथ में लिखी और सुनहरा फ्रेम करवाकर पहुंच गया एमपी साहब के जनता दरबार में। पीए साहब ने सहर्ष ही मेरा नंबर जल्दी लगा दिया, क्योंकि मैं तो उनकी शान बढ़ाने आया था। अपना स्केच देखकर और मेरे मुंह से कविता सुनकर जो गदगद हुए एमपी साहब,
क्या बताऊं। मैंने भी अपना मकसद बना लिया था कि उनके नज़दीक पहुंचकर नौकरी हासिल करने का ये सुनहरा मौका है। इतना तो समझदार था कि एक राइट टाइमिंग के साथ मैं हर बार एक नया स्केच और एक नई कविता लेकर पहुंचता एमपी साहब के पास, और धीरे धीरे मैं उनके घर तक पहुंच गया। उनके लिए भाषण लिखना, स्लोगन लिखना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, और मेरा लिखा हुआ उनके बहुत काम आया। लेकिन वो मेरे किसी काम नहीं आ रहे थे। एक अजीब सी सनक मेरे अंदर मुझे महसूस होने लगी। मैं जैसे ही उनसे मिलता, उनके पाँव को हाथ लगाता, तो मन में एक घातक सा ख्याल कौंधता, एक जोर से थप्पड़ लगाऊं इस एमपी के मुंह पर उठते ही। बस बस बस, मरना है क्या तूने? और मैं हाथ बांध कर कस लेता कि कहीं हाथ ना चल जाए, और नजरें काफी देर तक झुका कर रखता। सभी मेरी शराफत और दबी नजर की तारीफ करते कि ये लड़का बहुत अच्छा है। अब मुझे हर रैली पर कविता कहने का न्योता मिलता, और मैं डरता अपने आप से। पाँव भी छूना जरूरी है, मगर फिर थप्पड़ मारने का इतना आवेश आता कि खुद के हाथ बांध लेता और कंट्रोल करता। फिर एक दिन मैं खुद से तंग आकर एक डॉक्टर के पास गया। उन्होंने बताया कि मैं किसी ओसीडी नाम की बीमारी का शिकार हूँ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मुझे चीज़ें इकट्ठी करने का जुनून भी है, और कोई विचार अगर मुझे जकड़ ले तो वो जल्दी से निकलता नहीं। फिर एक दिन किसी रैली पर मैं फिर से गया। इस बार वहां प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए हुए थे। एज यूजुअल मुझे सरकार की तारीफ में कविता सुनाने के लिए बुलाया गया। मेरी आरज़ू रुस्वा न छुपेगी होश मुझसे, कि मेरी निगाह में है मेरे दर्द का फसाना। कितना सही लिखा था होश बिलग्रामी ने। मैं स्टेज पर गया। मैंने एमपी साहब के पांव छुए। मेरी बाजू में फड़कन हुई। साथ ही सीएम साहब खड़े थे, उनके भी पांव छुए। तब तक वो थप्पड़ की सनक ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया। मैंने कसकर अपने हाथ पकड़ लिए, अगर मैं उठा तो आज सीएम साहब के थप्पड़ लग ही जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। और मैं नीचे ही बिना उठे लुढ़क गया, बेहोशी का नाटक किया। किसी ने मुंह पर पानी उड़ेला और लेटे लेटे थड़ाक मेरा थप्पड़ हाथों से निकल गया। थैंक गॉड, ना वो सीएम था, ना वो एमपी साहब थे, वो बेचारे पीए साहब थे जिन्होंने मेरा ओसीडी झेला।